दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में भारत के इतिहास से संबंधित कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न को लेकर के आए हैं जो झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में आयोजित की जाने वाली तमाम परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो या सिविल सर्विस की परीक्षा हो। झारखंड में आयोजित होने वाली जितनी तरह की परीक्षाएं हैं, चाहे वो सीजल की परीक्षा हो, पंचायत सचिव की परीक्षा हो या फील्ड वर्कर की परीक्षा हो, और वर्तमान में जो परीक्षा चल रही है, चाहे वो सहायक आचार्य की हो, इन तमाम परीक्षाओं में सर्वाधिक प्रश्न पूछने की संभावना जो है वो इतिहास से ही रहती है और प्रायः इतिहास से ही प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद होने वाला है जो वर्तमान में अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। विशेषकर सहायक आचार्य की जो परीक्षा भी चल रही है उसमें जो भी अभ्यर्थी ऑप्शनल के रूप में पेपर 4 में हिस्ट्री विषय रखे हुए हैं उनके लिए ये बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। इसलिए वैसे अभ्यर्थियों से मेरा आग्रह है कि वे पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप को कब मिली? पहला ऑप्शन 1937, 1837, 1737, उसके बाद 1750। जहाँ तक अभिलेख की बात है, यहाँ कह रहा है प्राचीन अभिलेख, और ये भी भारत की बात यहाँ किया जा रहा है। तो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख अगर हम विश्व में बात करते हैं तो 1400 ईसा पूर्व में एक स्थान था बोगाज कोई एशिया माइनर में। वहाँ पर वैदिक जो देवता थे, इंद्र, वरुण, मित्र, नौसत्य, इनके जो है सो वहाँ पर अभिलेख में प्रमाण मिले हैं। और जहाँ तक भारत की बात है तो भारत में अशोक के अभिलेखों में इसे देखने को मिलता है। तो अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। ये अभिलेख हैं शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। तो शिलालेखों की जहाँ तक बात है, अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में हम लोग जानते हैं। उसमें से यहाँ कह रहा है कि जेम्स प्रिंसेप को पढ़ने में सफलता कब मिली। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता मिली थी। तो इसका सही उत्तर 1837 होगा। अगला उत्तर देखते हैं। अगला प्रश्न, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? हाथी गुम्फा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, एरन अभिलेख, एहोल अभिलेख। भारतवर्ष ये भारत का ही नाम है और इसका सर्वप्रथम उल्लेख
किस अभिलेख में किया गया है। अगर हम इन ऑप्शनों पर विचार करते हैं तो एक आया है ऐहोल अभिलेख, ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख रवि कृति के समय में ये अभिलेख जो है सो मिलता है। एक है एरन अभिलेख, ये एरन अभिलेख जो है ये भानुगुप्त से संबंधित है। गुप्त शासक भानुगुप्त, ये भानुगुप्त से संबंधित है, जिसमें 510 ईस्वी में सती प्रथा का साक्ष्य इसमें देखने को मिलता है। सती प्रथा का साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य इसी अभिलेख में देखने को मिलता है 510 ईस्वी। इसके बाद है मंदसौर अभिलेख। ये मंदसौर अभिलेख जो है ये मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है और इसमें रेशम बुनकरों की श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। यशोवर्मन, मालवा नरेश यशोवर्मन के समय का ये मंदसौर अभिलेख है, जिसमें रेशम बुनकरों के संबंध में जानकारी दी गई है। और एक है हाथी गुम्फा अभिलेख, ये कलिंग नरेश खारवेल के समय ये अभिलेख देखने को मिलता है और इसी अभिलेख में भारतवर्ष का सबसे पहले उल्लेख किया गया है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हाथी गुम्फा अभिलेख होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गार्गी संहिता संबंधित है ज्योतिष विद्या से, चिकित्सा से, गणित से, सूर्य सिद्धांत से। गार्गी संहिता ये ज्योतिष विद्या से संबंधित है, जो यवन शासकों के आक्रमणों की जानकारी देता है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर यहाँ ज्योतिष विद्या होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, भगवत गीता। तो ऋग्वेद की जहाँ तक बात है, ऋग्वेद जो है सभी वेदों में प्राचीन वेद है और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ लिखी गई है। और इसी 10 मंडल में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जिसमें सूर्य देवी या सूर्य देवता सविती, जिसको कहते हैं सावित्री, को ये इंगित करके लिखी गई है। और इसके जो रचयिता है वो विश्वामित्र थे। गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र थे। इस तरह से इसका सही उत्तर ऋग्वेद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन, तोल, काकनी, दिनार। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा की जहाँ तक बात है तो इसमें हमारे समझ से एक पन और काकनी, दो मुद्रा उस समय इस साम्राज्य में प्रचलित थी। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित जो मुद्रा थी, लेन देन में ज़्यादा जिसका प्रयोग किया जाता था, वो थी पन। ये पन मुद्रा जो था ये चांदी और तांबे का बना होता था और ये जो है ये तांबे का। दिनार भी मुद्रा है और ये
गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था गुप्त काल में। तो यहाँ पर पन्न जो है वो इस समय की प्रचलित मुद्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का सोपारा अभिलेख। तो चंद्रगुप्त के साम्राज्य की जहाँ तक बात है, चंद्रगुप्त का साम्राज्य जो है वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात से प्राप्त हुआ है, और इस अभिलेख से ही जो है सो पता चलता है कि उसका प्रभाव वो पश्चिम क्षेत्र तक भी था। तो इसका सही जवाब रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। तो अजातशत्रु की जहाँ तक बात है, ये अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित थे। हर्यक वंश के ये दूसरे शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश से संबंधित हैं, अशोक भी है और बिंदुसार भी है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न के अनुसार अजातशत्रु होगा, ये मौर्य वंश से संबंधित शासक नहीं है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने किसे भेजा? महेंद्र, संघमित्रा, 1 और 2 दोनों, महालक्ष्मी। तो बौद्ध धर्म के प्रचार करने की जहाँ तक बात है, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर में भी करने का प्रयास किया था, और ये तिब्बत, म्यांमार, इंडोनेशिया, यूनान आदि अन्य देशों में भी इन्होंने जो है सो प्रचारक दल को भेजा, जिसमें एक श्रीलंका भी शामिल था। और श्रीलंका में उन्होंने अपने पुत्र को भेजा था और ये संघमित्रा, ये दोनों को प्रचार के लिए भेजा था। इसलिए सही उत्तर इसका 1 और 2 दोनों होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य प्रशासन में फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कहलाता था? प्रशास्ता, राजूक, प्रादेशिक, प्रदेष्टा। देखिए, प्रशास्ता जो है वो मौर्य काल में कारागार का अध्यक्ष कहलाता था। ये कारागार का अध्यक्ष कहलाता था। राजूक ये जनपदीय न्यायालय का न्यायाधीश होता था। जनपदीय न्यायालय का न्यायाधीश। अब प्रदेष्टा जो है कमिश्नर, वही जो है सो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कहलाता था। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर प्रदेष्टा होगा, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रभावती गुप्त शासिका थी? गुप्त वंश की, शुंग वंश की, वाकाटक वंश की, मौखरी वंश की? मौखरी यहाँ होगा, वंश की। तो प्रभावती गुप्त की जहाँ तक बात है, ये प्रभावती गुप्त गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, और उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किए थे। रुद्रसेन।
तो वाकाटक वंश के रुद्रसेन से किए थे, तो प्रभावती गुप्त जो है वो वाकाटक वंश की शासिका के रूप में भी उन्होंने काम की थी, इसलिए ये इस वंश से संबंधित है, वाकाटक वंश। इसका सही उत्तर होगा वाकाटक वंश। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। विक्रमादित्य उपाधि, देखिए यहाँ पर गुप्त शासक एक समुद्रगुप्त है और चंद्रगुप्त है और फिर द्वितीय भी है। तो समुद्रगुप्त जो हैं इन्होंने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी, अश्वमेधकर्ता। और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय इन्होंने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की विजयों के बारे में बताती है? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा प्रवरसेन और चौथा ललितादित्य। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक थे जिन्होंने गुप्त काल में 335 से 380 तक शासन किया था। और समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इन्होंने शासन संभाला था और इन्होंने 335 से लेकर के 80 के बीच में शासन किया था। तो इनकी उपलब्धियों को अगर हम लोग देखें तो ये आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को, आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को इन्होंने पराजित किया था। और पराजित करने के कारण जो है इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और उस समय एक प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मिलता है जो इन उपलब्धियों को दर्शाने का काम करता है। यानी प्रयाग प्रशस्ति से ही जो है हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वो कितना लंबा चौड़ा था और उन्होंने जो है सो किन किन राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। तो इसकी संपूर्ण जानकारी जो है वो प्रयाग प्रशस्ति देता है जो समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन, कनिष्क, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो बाणभट्ट की जहाँ तक बात है, बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्षचरित और कादंबरी, बाणभट्ट की प्रसिद्ध कृति है हर्षचरित हर्षचरित
और कादम्बरी। ये दो उनकी प्रसिद्ध कृति है। ये इनके दरबारी कवि थे हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर हर्षवर्धन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो ये दोनों के बीच में, ये चालुक्य शासक दक्षिण भारत के शासक थे। इन दोनों के बीच में नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हो गए थे। तो इस तरह से इसका सही जवाब नर्मदा तट के किनारे होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी? तुंगभद्रा, नर्मदा, गोदावरी, भीमा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर के 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे की थी और इसकी राजधानी हम्पी थी। हम्पी। तो इसका सही जवाब तुंगभद्रा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तेनालीराम की लोक कथाएं किस दरबार की लोक दृष्टि है? बहमनी दरबार, मौर्य दरबार, कनिष्क दरबार, विजयनगर दरबार। तो तेनालीराम की जहाँ तक बात है, ये विजयनगर दरबार से संबंधित थे। विजयनगर पर जिन राजवंशों ने शासन किया था, उसमें सबसे पहले संगम वंश के शासकों ने शासन किया था, फिर सालू वंश, तुलु वंश और अराविडू वंश। इन चार शासकों ने विजयनगर साम्राज्य में शासन करने का काम किया था। उसमें एक तुलु वंश के शासक थे कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय के दरबार में ही तेनालीराम जो है सो रहा करते थे। और उन्होंने कई तरह की लोक कथाएँ जो है सो लोक कथाओं का निर्माण किया था, जिसमें विजयनगर की झलक को जो है सो देखने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो इस तरह से इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब आक्रमणकारी था? मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अरब आक्रमणकारी जो थे, उसमें से पहला पूछ रहा है, प्रथम आक्रमणकारी जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक थे, जिन्होंने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। जिस समय सिंध में राजा दाहिर का शासन था। राजा दाहिर, और 712 में आक्रमण कर उन्होंने सिंध पर जो है सो विजय प्राप्त की थी। तो इस प्रकार जो है पहला आक्रमणकारी के रूप में मोहम्मद बिन कासिम को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भू राजस्व के क्षेत्र में एक नवीन प्रणाली, जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? शिवाजी, शेरशाह, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी। तो जब्ती प्रणाली जो है ये अकबर ने भी अपनाया था, शेरशाह ने भी अपनाया था। लेकिन यहाँ पर शुरुआत करने की बात जो है की जा रही है, तो सबसे पहले जब्ती प्रणाली की शुरुआत जो है वो शेरशाह ने किया था। ये जब्ती प्रणाली जो है वो भूमि के माप के आधार पर निर्धारित किया गया था। एक ऐसा ये सिस्टम था जो भूमि की माप के आधार पर निर्धारित किया जाता था। एक प्रकार का ये लगान निर्धारित करने का विधि था। इसमें
भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, उत्तम, मध्यम और निम्न श्रेणी का। और तीनों श्रेणियों में औसत उपज के आधार पर 1/3 लगान निर्धारित किया गया था और 1/3 लगान जो है सबों को देना पड़ता था। यही है नवीन प्रणाली, जब्ती प्रणाली, जो शेरशाह के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर शेरशाह होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शेरशाह द्वारा चलाए गए सिक्के रुपया किस धातु से बने होते थे? सोना से, चांदी से, तांबा से, कांसा से। शेरशाह द्वारा जो भी सिक्के चलाए गए थे उसमें एक सिक्का था अशरफी, जो सोने की सिक्का था अशरफी, और चांदी का था रुपया, और तांबे का था दाम। तो इस तरह से इसका सही जवाब, चूंकि रुपया कह रहा है किस धातु से बने होते थे, तो ये रुपया जो है वो चांदी के बने होते थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो बाबर की आत्मकथा जो है बाबरनामा के नाम से जाना जाता है और इसे तुजुके बाबरी भी कहा जाता है, जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो इस प्रकार इसका सही जवाब तुर्की होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। घाघरा का युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को, मेदिनी राय को, अफगानों को, इनमें से सभी को। देखिए, मुगल वंश का संस्थापक बाबर से भली भांति हम लोग अवगत हैं। बाबर के द्वारा जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी उनमें से एक लड़ाई घाघरा का युद्ध भी था। कुल मिलाकर के उन्होंने 4 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसमें पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, उसके बाद घाघरा का युद्ध। तो जहाँ तक पानीपत के प्रथम युद्ध की बात है तो ये 1526 में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। और इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। उसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। उसके बाद 1529 में बाबर ने अफगानों के साथ घाघरा का युद्ध किया था, जिसमें अफगानों को हार का सामना करना पड़ा था। तो इस प्रकार घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? अफगानों को। इसका सही जवाब तीसरा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर की धार्मिक नीति किस पर आधारित थी? झरोखा दर्शन पर, सजदा प्रथा पर, सुलह कुल पर, उपर्युक्त सभी पर। अकबर की धार्मिक नीति, देखिए झरोखा दर्शन क्या है? झरोखा दर्शन क्या है कि ये बादशाह को एक झलक देखने की जो है सो ये प्रक्रिया था या एक तरीका था। इसमें कभी कभी जो बादशाह थे वो झलक दिखाने के लिए अपने महल के बालकनी में आते थे और जनता उसको देखने के लिए जो है उमड़ पड़ती थी।
यही जो है सो नीति ये झरोखा दर्शन थी। और एक है सजदा। सजदा क्या है कि झुक करके सलामी करना या बादशाह को जो है सो सलाम करना, ये सजदा प्रथा जो है सो थी। और एक है सुलहे कुल। तो सुलहे कुल जो है ये सद्भावना और सहिष्णुता पर आधारित थी। सहिष्णुता, सद्भावना और सहिष्णुता पर आधारित ये सुलह की कुल की नीति थी, जिस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति, विश्व शांति निर्भर हो सकती थी। इसलिए जो है इसका सही जवाब यह होगा तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था। 8 विद्वानों की सभा को, 8 सर्वाधिक बहादुर सैनिकों को, 8 मंत्रियों की एक परिषद को, 8 महत्वपूर्ण सलाहकारों को। तो अष्टप्रधान की जहाँ तक बात है, शिवाजी में अष्टप्रधान में जिन महत्वपूर्ण लोगों को स्थान प्राप्त था उसमें थे पेशवा, सरेनोबत, अमात्य, सुमंत, चिटनीस, वाक्यानवीस, पेशवा, इसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। सरे नौबत इसे सेनापति कहा जाता था। अमात्य जो है राजस्व मंत्री थे। और सुमंत विदेश मंत्री। चिटनीस जो है वो पत्राचार विभाग से संबंधित थे और ये सूचना विभाग से संबंधित थे। और एक जो है सो पंडित राव, ये धर्म से संबंधित धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने वाले एक थे न्यायाधीश। तो इस प्रकार इसमें 8 लोग शामिल थे जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। और वो जो है सो 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। इसलिए इसका सही जवाब तीसरा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब ने सत्ता में आने के बाद क्या क्या आदेश नहीं दिए? झरोखा दर्शन को समाप्त करने का, नवरोज उत्सव बंद करने का, सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करने का, नए मंदिरों के निर्माण का। तो अगर हम लोग इसके ऑप्शन पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि इन्होंने झरोखा दर्शन को बंद करने का आदेश दिया था जैसे ही वो सत्ता में आए थे। पहला इनका कदम था झरोखा दर्शन को समाप्त करना, नवरोज जो उत्सव मनाया जाता था उसको बंद करने का। और इसके पूर्व में जितने भी शासक थे उन्होंने जो है सो सिक्कों पर कलमा खुदवाना शुरू किया था, उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। इसके बाद एक ऑप्शन जो बचता है वो है नए मंदिरों के निर्माण का। ये जो है कायद उन्होंने नहीं दिया था। नए मंदिरों के निर्माण का आदेश उन्होंने नहीं दिया था। इसलिए इसका सही उत्तर चौथा होगा। तो इस प्रकार हम लोग इतिहास से संबंधित अभी हम लोग 25 जो है सो MCQ प्रश्न को देखे। ये विशेषकर सहायक आचार्य की परीक्षा को लेकर के तैयार किए गए थे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट पर बताइएगा ताकि हम जो है सो आप लोगों के लिए और भी जो है सो विषयों का वीडियो बना सके और समय पर जो है सो पेश कर सके। धन्यवाद।